मैं आपका दोस्त और होस्ट सुजीत सिंह। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने पिछले 30 साल से समाज में किस प्रकार से सुधार हो सके, न्याय प्रक्रिया अच्छी ढंग से चले। वो जाने माने भिवंडी के वकील और बहुत ही बड़े विद्वान भी हम कह सकते हैं। उन्होंने कई सारे सब्जेक्टों पे एक महारत हासिल करके रखी है। आपको हम ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहे हैं आज के स्पीड न्यूज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार मौर्य जी। सर जी, आपने पिछले 30 सालों से समाज में किस प्रकार से सुधार हो उसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप खुद एक वकील हैं, एडवोकेट हैं और आपने बहुत ही सारे सब्जेक्ट पे एक महारत हासिल की है। उसके साथ में आपने अभी हाल फिलहाल में दिल्ली में बौद्धा टेम्पल का एक बैंक भी चालू किया आपने। और साथ ही आप एक बुद्धिस्ट होने के नाते आप सोचते हैं कि समाज में हर प्रकार इंसानियत के तौर पर। तो हम आज आपसे बहुत सारे मुद्दों पे सवाल करेंगे और आपकी राय उसके ऊपर जानना चाहेंगे। मैं स्पीड न्यूज के पूरे परिवार को, हमारे गोविंद जी जो विशेषतः प्रमुख हैं इस परिवार में, और तमाम हमारे साथियों की तरफ से स्पीड न्यूज के परिवार को मैं हार्दिक शुभेच्छा देता हूं। और मैं लॉर्ड बुद्धा बैंक की स्थापना दिल्ली में की है और विगत 30-35 सालों से समाज में सोशल रिफॉर्म का काम कर रहा हूँ। अब हमसे हर तरह के सवाल पूछे, हम उसके लिए तैयार हैं। मौर्य जी, आपसे सबसे पहला सवाल हम याद रखना चाहेंगे कि गुजरात में ही कल ही खबर आई, गुजरात में एक व्यापारी द्वारा वहां पर 22,841 करोड़ का घोटाला हुआ है, जो कि अब तक बैंक के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहूँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत के एक एक पार्ट में इसको थोड़ा सा देशद्रोह और देश प्रेम पर लेके चले। आप आज कुछ विशेष लोग जो किसी विशेष को देशद्रोही बात करना चाहते हैं, मैं मेरी इस उम्र के 62+ में हूँ। मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा देशद्रोह का काम, देश के लूटने का काम, देश की जनता के पैसे के गमन का काम, देश को किस तरह से कहाँ की ढंग से लूटा जाए। सिर्फ आज की जो आप बता रहे हैं, कितना आंकड़ा बताया आपने? 22,800 करोड़ का नहीं, इसके पहले से हर्षद मेहता से लेकर के हर्षद के कितने लाख करोड़ का घोटाला इन लोगों ने किया और पूरे देश के पैसे को इन्होंने लूट कर बर्बाद किया। तो ये जो है गुजरात के कुछ पार्ट के लोग हैं, मैं ऐसे कुछ लोग हैं जिसमें सरकार का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है। और इस तरह से आज किसान के आंदोलन देखिए, किसान लोग आज एक एक पैसे को या कहीं भी छोटा सा फ्लैट ले लिए, मकान ले लिए, एक एक पैसे को बैंक सख्ती से वसूलती है। लेकिन इतने बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, इनको जो है इस तरह से लूटने की सरकार ने छूट दे दी है। आपका ये गंभीर आरोप मौजूदा सरकार के ऊपर है? मेरा ये गंभीर आरोप सिर्फ सरकार के ऊपर नहीं है, सरकार में बैठे हुए ऐसे लोग जो इस एक सिस्टम है, ऐसे जो 1-2% जो लुटेरे समाज हैं, उस देश को लूटने का काम कर रहे हैं। मेरा आरोप उस सिस्टम के ऊपर है, मेरा आरोप उनके ऊपर है। और आज का सबसे एक कहा जाए तो आज के दौर का सबसे हॉट टॉपिक चल रहा है, यो है 5 स्टेट में जो इलेक्शन चल रहे हैं। जो 5 स्टेट में इलेक्शन चल रहे हैं सर, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? मौजूदा यूपी के चुनाव में हाल फिलहाल में जो हिजाब का मुद्दा बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, इसके ऊपर आप अपनी क्या राय रखते हैं? देखिए, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी में नहीं हूँ। मैं इस देश में, देश हमारा प्रभु संपन्न हो, आगे बढ़े, इस मुद्दे में चलूँगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो देश प्रेम की बात करते हैं, जो ऐसे लोग भारत को तोड़ने की बात करते हैं, जो ऐसे लोग जो आपने अभी हिजाब की बात की, नकाब की बात की, जो ऐसी जो बेटी जलाओ पार्टी की बात है, जो ऐसे विशेष जनता की पार्टी है, विशेष जमात की पार्टी है, विशेष वर्ग की पार्टी है, जो भारत जलाओ पार्टी है, जो भारत को हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन वह इस देश में अच्छी बात नहीं है। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, तो मैं चाहता हूं कि लोकतंत्र में यह जो है, ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतंत्र के पर्व में परिवर्तन होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश एक परिवर्तन की निगाह परिवर्तन के दहलीज पर बैठा हुआ है। और मैं वहाँ पर मैं जाके आया हूँ, देखा हूँ मैं, जो एक जाति के बात नाम के, जो धर्म के नाम पे, जो वर्ण के नाम पे, जो व्यवस्था के नाम पे जो इस तरह से अलगाववाद पैदा कर रहे हैं, और उसके खिलाफ में जनता आपकी बार एक मजबूत आवाज देने जा रही है, उसका एक रिजल्ट देने जा रही है। तो आपके अनुसार, आपके विश्लेषण के अनुसार, आपने अभी बताया कि हाल फिलहाल में आप यूपी घूम के आए, तो आपके अनुसार वहाँ पर किसकी सरकार आ रही है? देखिए, किसकी सरकार की बात तो नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा,
लेकिन एक बात यह है कि मैं उसको पहले बोलना भी मैं अच्छा नहीं समझूंगा, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की सारी जनता को मैं ये आग्रह करूंगा कि इस बार वो परिवर्तन करें और यह जो इलेक्शन है यह डेवलपमेंट के नाम पे हो, विकास के नाम पे हो, रोड के नाम पर हो, शिक्षा के नाम पे हो, पढ़ाई के नाम पे हो, हॉस्पिटल के नाम पे हो, दवाखाने के नाम पे हो, वैज्ञानिक के हर तरह हर जगह पे जगह जगह स्कूल कॉलेजेस के नाम पे हो, ना कि कोई जो है एक धार्मिक उन्माद के नाम पे हो। सर जी, अभी आपने जिस तरह कहा यह चीज कि आप चाहते हैं कि मुद्दा जातिगत ना हो, विकास का हो, मुद्दा अच्छे शिक्षा के बारे में, अच्छे स्वास्थ्य के बारे में, जिन मुद्दों को आपने पकड़ा। अभी हाल फिलहाल में आपने यह भी देखा है कि जो हिजाब का मुद्दा है, हिजाब का मुद्दा देखिए ओबीसी भी जिस तरह जितने जोर शोर से उठा रहे उतने ही जोर शोर से भाजपा उठा रही है। कहीं ना कहीं ये ऐसा नहीं लगता आपको कि पार्टियां विकास को छोड़ के जातिगत मुद्दा और ध्रुवीकरण के मुद्दे को लेकर चुनाव में उतरना चाह रही है? देखिए, चाहे आप ओवैसी की बात करें या दूसरे की बात करें, जो लंबी दाढ़ी है उन लंबी दाढ़ियों के बीच में जो एक लंबा धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो और लोग जो है हिंदू और मुसलमान के नाम पे बढ़ जाए, लेकिन ऐसा ये नहीं होगा। वह एक गलत काम हो रहा है, एक गलत संदेश जा रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इस इलेक्शन के समय में बताइए, हिजाब की बात है, हिजाब का आज जो है बेटियों को बलात्कार हो रहे हैं, उनको जलाया जा रहा है, उनके तमाम पूरे भारत में देखिए कहीं कठुआ जैसे गैंग रेप जहां हो रहे हैं वहां पे 8-8 साल की बच्ची के साथ में रेप हुआ, उसमें तमाम कितने मंत्री इन्वॉल्वमेंट हुए और कितने जो हैं सरकार में रहते हुए, उस पद पर रहते हुए, सेंट्रल में रहते हुए इन लोगों ने, तमाम मंत्रियों ने, इस तरह से मैं कहूं कि बलात्कारी जनता पार्टी हो गई है यहाँ पर। तो ये आज जो है उसके मुद्दे पर होना चाहिए, हिजाब का कोई मुद्दा नहीं है। सर जी, जैसे कि आप एक जाने माने वकील भी हैं, आप कानून के जानकार होने के नाते हम आपसे यह भी प्रश्न पूछना चाहेंगे कि अभी जो टेनी मिश्रा थे उनके पुत्र को हाल फिलहाल में जमानत मिली, आप उसको किस तरह देखते हैं? कानून में उनको किस आधारों पे ये क्या कहते हैं जमानत मिली हुई है, जबकि उन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ी चलाने जैसा उनके ऊपर इतना गंभीर आरोप है? ये मुझे दुख है इस देश की न्यायपालिका के सिस्टम पर। न्यायपालिका में दो तरह की बातें हैं। जहां धनवान हैं वो छूट रहे हैं, जहां गरीब है मर रहे हैं। वहां भैंस की चोरी में वो जेल में बंद हैं और किसानों की हत्या भी छूट रहे हैं। और इसमें जो है न्यायपालिका में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। न्यायपालिका का जो सिस्टम है वह भी एक गलत सिस्टम में जा रहा है। और यही नहीं कि आप न्यायपालिका के तमाम जजमेंट को देखेंगे तो बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने जजमेंट दिए हैं, न्याय दिए हैं, वह भी अपने आप में एक न्यायपालिका हो गई। हमारे देश की न्यायपालिका नहीं, इस वक्त लोगों को विलंब न्याय मिल रहा है, एक अन्यायपालिका बन चुकी है। और जो टेनी मिश्रा की बात कर रहे हैं तो इस तरह से तो देखिए कि जो बड़े लोग हैं वो उनके लिए हर सुविधाएं हैं, हर तरह का है, बड़े बड़े वकील हैं, जो गरीब लोग हैं वो मरे जा रहे हैं। तो न्याय जो है यह भी सिस्टम, इस देश का न्यायपालिका खत्म हो चुका है। हम आपसे यह भी पूछना चाहेंगे कि अब हम भारतीय राजनीति से चलकर यहाँ पर अपने राज्य के राजनीति के ऊपर आते हैं और जहाँ पर हम आप रहते हैं वहाँ की भी व्यवस्था कुछ बहुत ही अच्छी नहीं है। और आप एक समाज सुधारक होने के नाते भिवंडी में आप क्या बदलाव देखना चाहते हैं और भिवंडी में किस तरह बदलाव लाया जा सकता है, उसके ऊपर प्रकाश डालिएगा। देखिए, भिवंडी जो है, भिवंडी इस शहर की बात कर रहे हैं कि एक जमाना था, पूरे विश्व का, भारत का एक मैनचेस्टर था। और भिवंडी की ऐसी दुर्गति है कि यहाँ हर पार्टी के लोग, जो टॉप 10 के लोग हैं, यह सब मैंने दिया था, सारे पार्टी के लोग इकट्ठे होकर इस शहर को लूटने का काम कर रहे हैं। और यहाँ भिवंडी में न तो कोई अच्छी व्यवस्था है, न कोई हॉस्पिटल्स हैं, न कोई अच्छा सुगम ये है, न जनता का जो होना चाहिए वह भी नहीं है। इस तरह से भिवंडी में ऐसी स्थिति है कि भिवंडी इस शहर को कुछ लोग मिलजुल कर इसको एक लूटने काम कर रहे हैं, इसके डेवलपमेंट काम नहीं कर रहे हैं। तो आपके अनुसार इसमें किस तरह बदलाव लाया जा सकता है? क्या माचूल विचार उसमें आप प्रकट करेंगे अपना कि किस तरह बदलाव को लाकर भिवंडी को अच्छा शहर बनाया जा सके? देखिए, आप इस शहर की बात कर रहे हैं तो मैं कहता हूँ, चाहे भिवंडी शहर हो, चाहे मुंबई शहर हो, चाहे पूरे देश का हर शहर हो, ये पहले राजा जो है वो राजा के पेट से पैदा होता था। अब राजा जो है वो जनता के पेट से पैदा होता है। जब यहाँ की जनता, यहाँ के नगर सेवक से उनसे दारू लेगी, मुर्गा लेगा, पैसा लेगा, तो उनके पेट से ऐसे गंदे नगर सेवक पैदा होंगे। जब यहाँ की जनता वो शिक्षित होगी, पढ़े लिखे लोगों को लाएगी, साथ में ऐसे लोगों के साथ में वर्क करेगी
जो अपने वोट को नहीं बेचेगी, तो फिर तब इस देश का विकास होगा, इस राज्य का विकास होगा, इस शहर का विकास होगा। और हम आप बहुत बड़े बुद्धिस्ट हैं, तो इसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि बुद्धिज्म मतलब उस रिलीजन में आपने क्या देखा, और उसके जो जैसे आपका एक यह भी आपके बारे में लोग कहते हैं कि आप जो है भगवान के घोर विरोधी हैं, तो उसके बारे में भी जरा कुछ। देखिए, ऐसा है ना कि पाली भाषा में भगवान का शब्द होता है भग्न राग है, भग्न मोह है, भग्न सह भगवंत है। इसके अंदर राग द्वेष मोह भग्न हो गया, वो भगवंत है। मैं भगवान का विरोधी नहीं हूँ, मैं पाखंड का विरोधी हूँ। मैं बता दूं आपको कि आप लोग जो रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने रचित किया है, उसमें एक श्लोक उन्होंने कहा है कि प्रबल पाखंडमयी मंडल कुल देखी, निंद्र के तकिक कर्म जालन, शुद्ध बुद्ध एकदम ज्ञान प्रदान, आज बुद्ध भगवान मंदिर के पालन। तो बुद्ध जो है वह पाखंड के विरोधी थे, और आज धर्म के अंदर जो पाखंड घुस गया है, चाहे कोई भी धर्म हो। सुन लीजिए आप कि धर्म न हिंदू ईस है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांत सुचैन। धर्म कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं होता। धर्म धारित सह धर्म, जो अच्छी बातों को धारण करो धर्म है। यहाँ धर्म के अंदर जो वो पाखंड बना दिए हैं कुछ लंबी दाढ़ी के लोग जो हैं, और वो जो है मानवता से मानवता का विरोधी है। और बुद्ध तो इस देश इस धरती के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। बुद्ध की आप जो उनकी जो 84,000 वाणियां हैं, एक एक वाणी को आप पढ़ोगे ना तो इस धरती का सिर्फ मानव कल्याणकारी बात होगी। आप जापान को देख लो, चीन को देख लो, कोरिया को देख लो, विश्व के सारे जितने कंट्री, बुद्ध का मतलब बुद्धि होता है, बुद्ध का मतलब ज्ञान होता है, बुद्ध का मतलब विज्ञान होता है। बुद्ध, और मैं चाहता हूँ कि हर कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो अलग अलग तफरके में बटा है वो सब बुद्धिस्ट हो, सब ज्ञान हो। आज देख रहे थे आप हमारे स्पीड न्यूज के विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में भिवंडी शहर के जाने माने वकील मौर्य जी से, और उन्होंने अपने दूरदर्शी विचार भी रखे, और उन्होंने हर सब्जेक्ट पे बखूबी एक अपना मत रखा, जोरदार तरीके से मत रखा। उन्होंने कहा कि अगर शहर को सुधरना है, देश को सुधरना है, तो इसके अंदर धर्म आधारित राजनीति नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर विकास आधारित राजनीति होनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने इस मुद्दों को भी रखा जो हालिया हमने देखा बैंक में इतने बड़े बड़े घोटाले होते हैं। उन्होंने बताया 22,800 करोड़ का आंकड़ा पहली बार नहीं आ रहा है, अब तक कई लाख करोड़ के घोटाले किए जा चुके हैं, जो कि सरकार और सरकारी नीतियों का फायदा उठाते हुए उनके अफसर के हाथ मिलाने के बाद में हुए हैं। और मौर्य जी का यह भी कहना है कि भिवंडी में भी टॉप 10 लोगों ने कब्जा कर रखा है और शहर को पूरी तरह खंडहर में बना रखा है। शहर में विकास जो है नाम का रह गया है, यहाँ कहीं विकास रह नहीं गया है। उन्होंने बताया कि जनतंत्र को अपने मताधिकार का पूरी अच्छी तरीके से उसका उपयोग करना चाहिए, जिससे कि आपका जो जन नेता हो वह एक अच्छा नेता हो, जिससे आपके शहर का विकास हो, ना कि वो उसके खुद का विकास हो। इसी तरह हम दूसरा मुलाकात आपको फिर से दिखाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत आभार।